चलिए, तो अपने को क्या पढ़ना है बच्चों? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो देखिए अरे यार ये मोड क्या हो गया, टीचिंग प्रिपरेशन करता हूँ फिर इसको टीचिंग करता हूँ। ठीक है, हाँ लिखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक, तो देखो सपोज ये क्या है बच्चों, एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग क्या लगी हुई है, अपने नेचुरल लेंथ पे लगी हुई है। क्या पे लगी हुई है बच्चों? अपने नेचुरल लेंथ। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ समझते हैं ना? मतलब अगर स्प्रिंग को कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो जो शेप और साइज मेंटेन करके लेंथ अपना रखेगी उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ। अब आप क्या करें, इस स्प्रिंग को यहां पकड़े और स्लोली इसको खींचने लगे। क्या करें बच्चों? स्लोली इसको खींचने लगे। तो सपोज यहां पर एक मास कोई लगा देते हैं और स्लोली इसको पुल करते हैं। तो आप स्लोली इसको अगर आप पुल करोगे बच्चों तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रेच हो जाएगी। स्प्रिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रेच। ठीक, और मास यहां पहुंच गया। तो आप क्या बोलोगे? देखो ये नेचुरल लेंथ पे था, अभी स्प्रिंग कहां पे आ गया बच्चों? एक्स डिफॉर्म हो गया। कितना डिफॉर्म हो गया? एक्स डिफॉर्म हो गया, एनलार्ज हो गया, है ना, एलोंगेशन हुआ। अब इस वक्त आप अगर इस एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे लगने वाली फोर्सेस कौन सी होंगी? पहले तो सपोज जो स्लोली मैं एफ फोर्स से खींच रहा था वो होगी एक, है ना, वो लग रही है। भाई इस पोजीशन में पकड़े रखने के लिए एफ फोर्स लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या लगता है? अपोजिट। एलोंगेशन करा है तो उल्टा लगता है, कंप्रेशन करा तो उसको उल्टा रहता है, डिफॉर्मेशन के हमेशा उल्टा लगता है। ठीक है, ये एसपी लग रहा है, बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ x है तो एफ एक्स पी का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों? माइनस के एक्स। पढ़े कि नहीं करें? x के हमेशा अपोजिट रहता है तो क्या लिखते हैं? स्प्रिंग फोर्स को माइनस के एक्स। तो आप सोचो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स आप F लगा के इसको स्लोली खींचे हैं, क्या करें? स्लोली खींचे हैं, तो आपने कुछ वर्क करा होगा। भाई आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन जो फोर्स आप लगा रहे हो क्या वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। क्योंकि अगर आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाते तो ये स्लोली नहीं बढ़ता ना, फिर एक्सेलरेशन आ जाता। क्या आ जाता बच्चों? एक्सेलरेशन। स्लोली बढ़ा रहे हो मतलब आप जैसे जैसे स्प्रिंग खींचते जाओगे स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपना अप्लाइड फोर्स को भी क्या कर रहे हो? बढ़ाते जा रहे हो। ठीक, तो अगर किसी ने पूछा कि आपने वर्क डन कितना किया तो हम F इंटू एक्स डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि फोर्स क्या सी है? वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज अभी x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, तो अभी इसी पोजीशन पे अगर इसको रखना है तो मेरे को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? kx फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? kx। ठीक, kx फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब ये kx फोर्स अगर हल्का सा इसको आगे डिस्प्लेस करता है, कितना? dx, तो छोटा सा स्मॉल वर्क कितना होगा? f इंटू dx इतना होगा। तो देखो kx जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो अगर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिख लूंगा तो f dx आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो वो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है? पीछे लगा रहा है ना, तो क्या लिखूंगा? माइनस के एक्स डी एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तब टोटल वर्क डन पता चलेगा। तो सपोज उसको मैं क्या कर रहा हूं, एक इनिशियल एलोंगेशन की वैल्यू थी उससे एक फाइनल एलोंगेशन की वैल्यू तक ले जा रहा हूं, इनिशियल एलोंगेशन एक्स आई से एक्स एफ तक। ठीक, एक्स जीरो कब होता है? नेचुरल लेंथ पे। जीरो नहीं है, पहले से इनिशियल कुछ वैल्यू और फिर फाइनल वैल्यू तक ले जा रहा हूं, एक एलोंगेशन से दूसरे एलोंगेशन तक मैं ले जा रहा हूं। बात समझ में है कि नहीं? तो यहां पर बच्चों मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर माइनस के बाहर आ जाएगा बच्चों, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय टू, तो माइनस के बाय टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और क्या रखेंगे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा बच्चों माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ये एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल बच्चों याद रखना एलोंगेशन है, पोजीशन नहीं है। क्या है? एलोंगेशन है।
कि पहले नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेट था वो x1 है, और फिर नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेटेड है वो क्या है, x2। आ रही बात समझे, वो चीज। अगर मैं इनिशियल पोजीशन नेचुरल लेंथ ही ले लूंगा तो ऐसा नहीं लेना x स्प्रिंग का लेंथ, क्या लेना है, 0। क्या लेना है बच्चों, अगर इनिशियली वो अपने नेचुरल लेंथ पे थी तो x इनिशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का। तो ये हो गया बच्चों क्या, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। समझ में आएगी नहीं है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, -12k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। अब केसेस लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं बच्चों, केसेस। पहला केस लिखते हैं, इफ x फाइनल इज ग्रेटर देन x इनिशियल, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। क्यों, फाइनल एलोंगेशन ज्यादा है, इनिशियल एलोंगेशन कम था, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, और ये वाला टर्म अगर पॉजिटिव आएगा, बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव। दूसरा, इफ x इनिशियल इक्वल टू 0, अगर x इनिशियल 0 है, x इनिशियल क्या है बच्चों, 0। 0 मतलब वो अपनी स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ है, इनिशियल एलोंगेशन क्या था, 0। तो फाइनल एलोंगेशन को अगर मैं क्या बोल देता हूं, x, फाइनल एलोंगेशन क्या बोल देता हूं, x। तो बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा उस केस में, -12k x²। समझ में आया कि नहीं, क्या होगा, -12k x²। क्लियर है, वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तीसरा केस बच्चों, इफ x इनिशियल बड़ा है x फाइनल से, x इनिशियल बड़ा है x फाइनल से। भाई एक स्प्रिंग खींचा हुआ था, अब मैं धीरे धीरे फोर्स अपनी कम करते जा रहा हूं, तो स्प्रिंग अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो स्प्रिंग ही मास को अंदर खींच रहा है। स्प्रिंग जब मास को अंदर खींचेगा तो क्या होगा, वर्क डन उसके द्वारा क्या होगा, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, एलोंगेशन कम हो रहा है ना, तो इनिशियल बड़ा है, फाइनल कम है, तो ऐसे में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, नेगेटिव वर्क भी कर सकता है, जीरो वर्क भी कर सकता है, डिपेंड्स कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एलोंगेशन क्या है। बात समझ में आई। नेचुरल लेंथ से देखते हैं, और एक्स का वैल्यू कैसे देखना है, नेचुरल लेंथ से। बात समझ में आई, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं बच्चों, आगे एक सवाल बनाते हैं। अच्छा, और वर्क डन बाय स्प्रिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल एलोंगेशन और इनिशियल एलोंगेशन पे, और वो कैसे पाथ से गया उससे कोई मतलब, भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, a block of mass m welded with a light spring of stiffness constant k, spring constant k दे दिया, equilibrium on a smooth inclined plane with angle of inclination theta. If a variable external force is applied slowly till the spring comes to relaxed position, find the work done by the spring. क्लियर है बात। तो बच्चों आप खुद सोचो, अगर खाली स्प्रिंग रहता तो ऐसा इनलाज रहता, उसके ऊपर एक मास जोड़ दिया हो तो मास थोड़ा सा इसको दबा देगा ना, मास क्या करेगा, इसको थोड़ा सा दबा देगा। तो दबा देगा तो अपन क्या करते हैं, एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एम अभी इक्विलिब्रियम पे, एम अभी क्या पे बच्चों, इक्विलिब्रियम पे। तो एम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। भाई इसको नीचे आने से कौन रोक रहा है, स्प्रिंग फोर्स रोक रहा है। और इधर क्या लगेगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा। इधर क्या लगेगा बच्चों, एम जी साइन थीटा। ऊपर क्या लगेगा बच्चों, एन। और फ्रिक्शन विक्शन तो कुछ दिया नहीं है, तो इतनी फोर्सेस लगेंगे, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एन और एफ एस, ठीक है बच्चों। तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा। और स्प्रिंग फोर्स को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, के एक्स। क्या लिख सकता हूं, के एक्स। अरे अभी तो इक्वेट करना है ना, अभी तो के एक्स लिखो। के एक्स बराबर क्या लिखूंगा, एम जी साइन थीटा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा बाय के। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब क्या बोला क्वेश्चन में, इफ अ वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड स्लोली टिल द स्प्रिंग कम्स टू रिलैक्स्ड पोजीशन, व्हाट डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। अभी बताओ, स्प्रिंग ये दबा हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। अब आप इसको क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको नेचुरल पोजीशन में ले जा रहे हो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, नीचे के ऊपर।
अभी ये कंप्रेस्ड है ना, तो इसको ऊपर ही खींचेंगे, तो स्प्रिंग फोर्स भी किधर लगेगा, कंप्रेस्ड है तो बाहर ही लग रहा है, तो जब तक नेचुरल लेंथ में नहीं आता बाहर ही लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और वर्क डन कितना होगा, माइनस हाफ के फाइनल पोजीशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजीशन का स्क्वायर, ये होगा। और फाइनल पोजीशन क्या आ जानी है, नेचुरल लेंथ, तो फाइनल एलोंगेशन क्या होगा, 0, तो ये माइनस बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे भी सोच सकते हो। तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ के और इनिशियल पोजीशन का स्क्वायर, इनिशियल कंप्रेशन कितना था, इतना, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा बच्चों, एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय के लिख दो, ये के को काट दो, बात समझ में आया, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2k। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, पक्का। स्प्रिंग फोर्स कैसे निकाले समझ में आया, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, तो हाफ के ये आ गया। अब कंप्रेशन निकालने के लिए अपन ये इक्विलिब्रियम का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए कि भाई ये कंप्रेस कितना होगा वो निकालना है, तो स्प्रिंग फोर्स mg sin थीटा को संभाले हुए, तो kx बराबर क्या होगा mg sin थीटा, तो वहां से x आ जाएगा जो कंप्रेशन था इनिशियली। क्लियर बात, पक्का, बढ़िया आगे बच्चों, लिखो वर्क डन बाय सूडो फोर्स, क्या लिखे बच्चों, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के कारण वर्क डन क्या, सूडो फोर्स कब लगता है, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, तो ऐसा फ्रेम जिसका खुद का एक्सेलरेशन होगा, तो वो क्या करेगा, अपना जो भी एक्सेलरेशन होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को सामने वाला जिसको देख रहे हैं उसका मास से मल्टीप्लाई कर देने से सूडो फोर्स आ जाता है। तो फिर जो आदमी देख रहा है जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से सूडो फोर्स लगेगा, उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन। क्लियर, और अगर वेरिएबल होगा फोर्स तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे, वेरिएबल नहीं होगा तो ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल देख के समझते हैं। ये एग्जाम्पल दिया बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास m1 है, ये ब्लॉक ऑफ मास क्या है m1, मूव्स विद एन एक्सेलरेशन a12 रिलेटिव टू ट्रॉली, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 1 है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं, a1 माइनस a2 एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। अब रिलेटिव, तो अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या आ जाएगा, खाली a12 प्लस a2, एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या आ जाएगा a12 प्लस a2, ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ग्राउंड के हिसाब से, इसके हिसाब से ग्राउंड के हिसाब। अब द ब्लॉक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय 2 ऑब्जर्वर, द ब्लॉक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय, मैं हेलो हेलो, हाँ हाँ बता रहा हूँ भैया, 605 124, हाँ वही अब एक तो ना लाल कलर से फोन आता है इन लोग का, ये डिलीवरी वालों का, तो आदमी काट देता है, जंक कॉल है बिल्कुल। हाँ हाँ, तो कहाँ था मैं बच्चों, जगदलपुर में। देखिए तो अब क्या बोला, द ब्लॉक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय 2 ऑब्जर्वर, 2 और 3, 2 बैठा हुआ है, उदास लग रहा है लेकिन बैठा हुआ है, और 3 यहाँ पर है, तो ऑब्जर्व 2 इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली पे बैठा हुआ है, which is moving with acceleration a2 while the observer 3 is moving on the ground with acceleration a3, what is the work done by the pseudo force as observer by the observer 2 and 3 on the block during time t, हरी बस में t टाइम में दोनों ऑब्जर्वर के द्वारा स्यूडो फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ अपने को निकालना, बात समझ आएगी नहीं। तो बच्चों ये फ्रेम है, इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना होगा a2, खुद का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों a2, क्लियर बात। तो अगर मैं इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा बच्चों, मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो क्या होगा,
इसका एक्सीलरेशन, इसका जो एक्सीलरेशन होगा रेस्पेक्ट टू सेकंड आदमी, रेस्पेक्ट टू सेकंड आदमी कितना होगा? a12 ही होगा ना। क्या होगा बच्चों? a12। क्यों 12 होगा? क्योंकि ट्रॉली के साथ तो ये चिपका हुआ है, तो जो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन होगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टी टाइम में मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? सपोज इनिशियल वेलोसिटी तो दिया नहीं है, जीरो मान के चलते। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान के चलते? जीरो मान के चलते। दिया है क्या? ऑब्जर्वर 2 रेस्ट पे है ना भाई, ये थोड़ी रेस्ट पे है। जीरो इनिशियल कहाँ दिया है? हाँ ठीक है, जीरो। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ a12 इंटू टी स्क्वायर, ये होगा बच्चों। ठीक, तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, इंटू क्या होगा? फोर्स। अब क्या होगा? ये इसका एक्सेलरेशन है a12, तो स्यूडो फोर्स इस पे लगाना है। तो स्यूडो फोर्स कैसे लगेगा? पीछे की तरफ। स्यूडो फोर्स किसकी तरफ लगेगा बच्चों? पीछे की तरफ, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? आगे की तरफ। तो इसका स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। और कितना लगेगा? m1 a2। कितना लगेगा? m1। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या आएगा बच्चों? माइनस m1 a2 बाय 2 a12 टी स्क्वायर। ये होगा वर्क डन बाय ऑब्जर्वर 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? नहीं आया समझ में? पक्का क्लियर है कि नहीं? बढ़े आगे। अब इसको मिटा दे रहा हूं, मिटता ही नहीं यार आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया समझ में? लिखे नहीं थे क्या? बहुत अच्छे। देखिए अब 3 के हिसाब से निकालते हैं बच्चों। तो 3 के हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। खाली स्यूडो फोर्स मार्क करते हैं। ये m1 मास है, m1 मास है। इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है? तो इसको स्यूडो फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। कितना? m1a3। कितना लग रहा होगा? m1a3। अब a3 इसके रेस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 होगा, 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 होगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 इंटू टी स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट उसी के हिसाब से होगा। तो बच्चों S13 लिखेंगे, U13 तो 0 है, तो ये टर्म क्या हो गया? 0 प्लस हाफ इंटू टी स्क्वायर लिखते हैं, और A13 को लिखता हूं मैं A1 माइनस A3 लिख सकता हूं। A1 माइनस A3 समझ में आया कि नहीं है बच्चों? A1 माइनस A3। तो S13 आ जाएगा हाफ इंटू टी स्क्वायर। A1 को क्या लिख सकता हूं? शुरू में लिखा था बच्चों, A12 क्या था? A1 माइनस A2। तो A1 क्या था? A12 प्लस A2। तो यहाँ क्या डाल देते हैं? A12 प्लस A2 माइनस A3। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। जो जो टर्म दिया उसी के टर्म्स में आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर दो? फोर्स। फोर्स कहाँ है? तो डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है फोर्स उसके क्या है बच्चों? उल्टा। फोर्स क्या है उसके? उल्टा। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन ऑब्जर्वर 3 के हिसाब से माइनस m1a3 बाय 2 टी स्क्वायर a12 प्लस a2 माइनस a3। समझ में आया? पक्का आया समझ में? नोट कर लो आराम से, ठीक है? मैं चेक कर लेता हूँ सही आया कि भी नहीं। पहला है बच्चों माइनस हाफ ma2 इंटू a12 टी स्क्वायर। फिर दूसरा आया है बच्चों माइनस ma3 बाई 2 a12 प्लस a2 माइनस a3 टी स्क्वायर। सही है? यानी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? सही।
तो क्या करना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने हिसाब से, और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऑब्जर्वर के हिसाब से, स्यूडो फोर्स लगाना है और मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है बात? बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट, अगला, अगला नहीं भाई, अगला, हाँ, एक और क्वेश्चन बनाते हैं लास्ट। A smooth block of mass m moves up from bottom to top of a wedge with an acceleration of a0. अच्छा, wedge a0 acceleration से चल रहा है. Find the work done by the pseudo force measured by the person sitting at the edge of the wedge. Edge of the wedge. ठीक है, देखो, edge of the wedge. देखो तो बढ़िया है, कोई बात नहीं. तो आदमी वेज के ऊपर बड़ी तकलीफ से बैठा हुआ है ना. तो जो वेज का एक्सेलरेशन होगा वही किसका एक्सेलरेशन होगा, आदमी का एक्सेलरेशन होगा. तो इसको स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ma0 इतना लगेगा बच्चों. और ब्लॉक क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ब्लॉक ऊपर चढ़ रहा है ना, ब्लॉक क्या चढ़ रहा है, वेज के ऊपर चढ़ रहा है. तो जब ऊपर चढ़ जाएगा तो बताओ फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल. फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, स्यूडो फोर्स के डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना होगा, प्लस ma0 एल. खत्म. स्यूडो फोर्स ma0 है और ब्लॉक यहां से कहां पहुंच गया, यहां. तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो या तो f cos थीटा इनटू l करो या तो l cos थीटा इनटू f, एक ही बात तो होता है बच्चों. आ रही बात समझ में? तो यहाँ मैं क्या किया, फोर्स इधर लग रहा है तो यहां से यहां पहुंच गया, तो फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, l हुआ ना. बात समझ आई कि नहीं, पक्का. तो ये हो गया ma0 l. तो स्यूडो फोर्स के कारण वर्क डन निकालेंगे बच्चों. तो ये था अलग अलग फोर्सेस के कारण क्या निकालना, वर्क डन को निकालना. क्लियर है? तो बेसिक तो ये चैप्टर का खत्म हो गया है, वर्क अपना पूरा खत्म हो गया, वर्क पूरा चैप्टर नहीं, वर्क खत्म हो गया. बचा क्या है अब, एनर्जी, फिर पावर. तो पावर तो छोटा सा है, एनर्जी में अपने को अब दो एनर्जी पढ़ना है, काइनेटिक और पोटेंशियल. और फिर एनर्जी और वर्क में जो लेन देन होता है बच्चों, एनर्जी और वर्क में जो लेन देन होता है उसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है. तो अगली क्लास से क्या चालू करेंगे हम लोग, एनर्जी. क्या चालू करेंगे, हो गया वर्क बेटा, अब नहीं और काम नहीं करना है अपने को, क्या करना है अब, एनर्जी से आना है. ठीक.